વિધાનસભાની ચૂંટણી દરમિયાન ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી.આર. પાટીલ અને તેના એક માણસે 80 કરોડ ચાઉં કર્યાનો આક્ષેપ અમદાવાદના યુવકે કર્યો હતો, જેમાં તેણે પાટીલ પાસે 8 કરોડની ખંડણી માંગીને વિડીયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી હતી. આ મામલે ફરિયાદ નોંધાવતા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તેની ધરપકડ કરી હતી. કોર્ટમાં રજૂ કરી તેના 3 દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા હતા. ભટાર રોડ પર રહેતા ભાજપ કાર્યકર્તા સની નિલેશભાઈ ઠક્કરે સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં 2 દિવસ પહેલા જીતેન્દ્ર શાહ સામે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદ મુજબ જીતેન્દ્રએ 30/8/22ના રોજ વિડીયો વાયરલ કર્યો હતો, જેમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ પાટીલ ઉપર આક્ષેપ કર્યો હતો કે તેમણે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 80 કરોડ ઉઘરાવી પાર્ટી ફંડમાં જમા કરાવ્યા ન હતા. આ માત્ર એક ચૂંટણીની રકમ નથી. આવી અનેક ચૂંટણીમાં પાટીલે કેટલા કૌભાંડ કર્યા હશે તેની રજૂઆત કરવાની સાથે ભાજપ અને પાટીલ વિરુદ્ધ અપશબ્દો તેમજ બદનક્ષી થાય એવા શબ્દો ઉચ્ચાર્યા હતા. આ સાથે જ 80 કરોડમાંથી પાટીલ પાસે જીતેન્દ્ર શાહે 8 કરોડની માંગણી કરી હોવાના આક્ષેપ સાથે ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરાયો ત્યારે ખબર પડી કે આ ગુનામાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 2 દિવસ પહેલા ફરિયાદ નોંધી હતી. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जिनेंद्र शाह है। आज मैं ये वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसका जो रीज़न है वो काफ़ी गंभीर विषय पे चर्चा करने जा रहा है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार करने के बाद इस तरीके से इस सफाई के साथ वो उसके सबूत मिटाते हैं। उसका एक एग्जाम्पल आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको देने वाला हूँ। मैं खुद इस भ्रष्टाचार का शिकार बना हूँ। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष श्री सी.आर. पाटिल जी, उसके साथ मैं 2 साल से अनऑफिशियली जुड़ा हुआ था। पिछले 2 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। अनऑफिशियली उनके साथ काम करने का मतलब ये है कि ना तो उन्होंने ऑफिशियली मुझे भारतीय जनता पार्टी में कोई पद या तो कोई पोजीशन दी थी, ना तो मैंने ऑफिशियली भाजपा का कोई केस पहना था। भारतीय जनता पार्टी में मैं काम करता हूँ, उसका सिर्फ वर्बल कमिटमेंट था मेरा पाटिल जी के साथ। बाकी कोई और तरीके से मैं ऑफिशियली नहीं जुड़ा था। मेरा जो काम था, मेरा यही काम था कि मुझे जितने भी अनऑफिशियली काम करने होते थे, जैसे कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है, कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स है, या तो मान लीजिए कि पार्टी फंड है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो, या तो कहीं से मुझे कलेक्ट करके लाना हो, वैसा मेरा काम था। चुनाव के समय पे, इस 2022 के गुजरात के चुनाव के समय पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सी.आर. पाटिल जी ने मुझे काम दिया था कि जितना हो सके उतना पार्टी फंड इकट्ठा करो। इस बार का जो चुनाव है वो काफी गंभीर चुनाव होने वाला है और इस बार के चुनाव में पार्टी को फंड की सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने मुझे ये कमिटमेंट किया था कि जितना तुम फंड मेरे पास इकट्ठा करके लेके आओगे उसमें से 10% में तुम्हें कमीशन दूंगा। जुलाई महीने से लेकर के 2022 जुलाई से लेकर के 2022 सितंबर तक मैंने सी.आर. पाटिल जी को पार्टी फंड के नाम पे 80 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दिए। 80 करोड़ रुपए में से मेरा जो अगर 10% के हिसाब से अगर कमीशन गिना जाए तो वो कमीशन होता है 8 करोड़ रुपए। चलिए एक टाइम के लिए वो 8 करोड़ रुपए की बात हम छोड़ देते हैं। वो 80 करोड़ रुपए मैंने उनको जमा करके दिए। जब चुनाव का वक्त आया तो चुनाव के वक्त पे भी मेरे जैसे जो अनऑफिशियली भाजपा के साथ जुड़े हुए लोग हैं, या तो मैं डायरेक्ट अगर टू बी प्रिसाइज बात करूं कि जितने लोग अनऑफिशियली सी.आर. पाटिल जी के लिए काम करते हैं, उतने लोगों को इलेक्शन के टाइम पे ये ड्यूटी दी गई थी। हर एक व्यक्ति को एक वोटिंग बूथ अलॉट करवाया गया था कि वो वोटिंग बूथ पर जाकर के आपको वोट मोबिलाइज करवाने हैं। जितने व्यक्ति वोटिंग करने के लिए आते हैं उन सभी व्यक्तियों को आपको ये सुनिश्चित करना है कि वो अंदर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के ही जो प्रत्याशी है उनको ही वोट दे। बाहर जैसे ही वो वोटिंग करके आते हैं उनको आप पर व्यक्ति प्रति वोटर आपको 2000 रुपए दे देने हैं। मैंने भी, मुझे जो वोटिंग बूथ अलॉट करवाया गया था वो वोटिंग बूथ पर मैंने सेकंड फेज में 5 तारीख को मैंने पर्सनली 60 लाख रुपए यानी कि 30,000 लोगों को मैंने पर पर्सन 2-2 हजार रुपए मैंने इलेक्शन के दिन पे दिए थे। 30,000 वोट मैंने खुद अपने हाथ से मोबिलाइज करवाए थे। माफ कीजिएगा। चुनाव खत्म हो गया। चुनाव खत्म होने के बाद अब मैंने मेरा अपना कमिटमेंट निभा दिया। मेरी जो ड्यूटी थी, मेरा जो काम था वो फंड जमा करना था, फंड इकट्ठा करके पार्टी को देना था, वोट मोबिलाइज करवाना था। तो मैंने अपना काम करके दिया। अब जब सी.आर. पाटिल जी की बारी थी कि अब उन्होंने अपना कमिटमेंट निभाना था, अब उनका ये था कि इस बार हमारी बातचीत हुई थी कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है, मैं पिछले 2 साल से इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं और मैं हर बार उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर अब आप मुझे ऑफिशियली कोई पोजीशन दीजिए। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर 2022 चुनाव में अगर तुम अच्छा काम करते हो, अगर अच्छी तरीके से तुम काम करते हो, तो मैं 2022 के चुनाव के बाद मैं तुम्हें भारतीय जनता पार्टी में तुम्हें रिकॉग्नाइज लोग करे, इस तरीके से मैं तुम्हें एक अच्छी पोजीशन दूंगा। वो पोजीशन देने की जब बात आई तो उन्होंने सरेआम मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तुम उतने
कैपेबल नहीं हो कि तुम्हें कोई पोजीशन दी जाए, अभी तुम्हारा वक्त नहीं हुआ, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिस्से का जो कमीशन निकलता है वो कमीशन मुझे दे दीजिए। तो कमीशन के लिए उन्होंने मुझे 3 महीने तक लटका के रखा। जब भी मैं उनको कमीशन के बारे में फोन करता था, मैं उनको फोन करके बताता कि सर मुझे आप मेरे पैसे दे दीजिए, तो वो बोलते थे कि ठीक है मैं आपको कुछ करवाता हूँ, आप 1 महीना रुक जाइए, 15 दिन रुक जाइए, पार्टी में अभी फंड का क्रंच चल रहा है, अभी पार्टी के पास पैसे नहीं है। इस तरीके से होते 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 अप्रैल महीना, ये पिछला अप्रैल महीना आ गया। मैं पिछले 4 महीने से पैसों का वेट कर रहा हूँ कि आज मुझे मेरा पैसा मिलेगा, कल मुझे मेरा पैसा मिलेगा, लेकिन मुझे पैसा नहीं मिल रहा। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि जिन जिन लोगों के पास से इस बार मैंने पार्टी को फंड इकट्ठा करके दिया था, उन सभी लोगों को मैंने अपनी जुबान से पार्टी की तरफ से मैंने कुछ ना कुछ कमिटमेंट करे थे कि आपको अगर आपका ये काम करवाना है, आप अभी पार्टी का सहयोग करें, आप अभी पार्टी को फंड दे। चुनाव के बाद जब पार्टी की सरकार बनेगी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो आपका जो भी काम है वो निश्चित रूप से मैं करवा के दूंगा। तो जितने लोगों के पास से मैंने पैसे इकट्ठा करवाए थे, वो सारे लोग अब मेरा गिरबान पकड़ रहे हैं। वो हमें बोल रहे हैं कि या तो आप हमें हमारा पैसा वापस करिए, या तो आप हमारा काम करवाइए। इन सब चीजों को लेकर के मैं पिछले कई दिनों से मैं परेशान था। 17 अप्रैल को मैंने CR पाटिल साहब को फोन किया। फोन करके मैंने उनसे कहा कि सर मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपका एक आवश्यक काम है। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप 18 तारीख यानी कि दूसरे दिन मुझे मिलने गांधीनगर आ जाओ। गांधीनगर में उनका जो निवास है सेक्टर नंबर 9 बंगला नंबर 42, वहां पे मैं उनको मिलने गया। दोपहर को 3 बजे उन्होंने मुझे मिलने बुलाया था। 3 बजे मैं वहां पे पहुंचा। 7:30 बजे तक उन्होंने मुझे बेवजह वहां पे बिठा के रखा। 4.5 घंटे उन्होंने मुझे वहां पे बिठा के रखा। ना किसी ने मुझे पानी के लिए पूछा, ना किसी ने मुझे चाय के लिए पूछा, कोई बात नहीं। वहां पे वो अंदर फ्री बैठे थे। दूसरे लोग जो दूसरे क्षेत्र से उनसे मिलने के लिए आ रहे थे, वो उनसे मिल रहे थे, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे, वो सब हो रहा था। लेकिन मुझे वो इग्नोर कर रहे थे। थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ गया था कि अब यहाँ से जो है वो मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ा जा चुका है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, एक बार उनके साथ बातचीत तो करके देखते क्या इसका रिजल्ट निकलता है। 7:30 बजे के आसपास साहब ने मुझे अंदर मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही मैं अंदर गया, उन्होंने एकदम रूड तरीके से, एकदम ही इस आवाज में मेरे साथ बात करी कि मुझे पहले तो वही समझ में नहीं आया कि मेरे साथ इस तरीके से वो क्यों बात कर रहे हैं। सीधा उन्होंने अंदर जाकर, मैं जैसे ही उनके पास जाके बैठा, उन्होंने पूछा कि बोलो क्या काम है तुम्हें। मैंने कहा आपने मुझे कहा था कि चुनाव के बाद आप मुझे भारतीय जनता पार्टी में कोई एक रिकॉग्नाइज कर सके, ऐसी आप मुझे पोजीशन देंगे। उसका आप कुछ कर नहीं रहे। आपने जो पार्टी फंड इकट्ठा किया, वो उन सभी लोगों को मैंने कुछ ना कुछ वादे किए हुए हैं, वो वादे हमें इलेक्शन के बाद पूरे करने थे। तो उन्होंने मुझे सीधा ये सवाल किया कि वो वादा मैंने किया था क्या। उन्होंने मुझे कहा कि वो वादा तुमने किया था, मैंने नहीं किया था। तो मैंने कहा सर ठीक है कोई बात नहीं, मैं उनको जवाब दे दूंगा। मेरा जो 8 करोड़ रुपए का जो कमीशन निकलता है, 10% कमीशन का जो आपने मुझे कमिटमेंट किया था, वो कमीशन आप मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि वो तो पैसे पार्टी फंड में चले गए। पार्टी फंड में जो पैसा आता है उसमें से किसी को कुछ नहीं मिलता, वो पैसा सिर्फ पार्टी का होता है। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया कि अब यहाँ से जो है वो मेरा इस्तेमाल हो चुका है। तो मैंने सर से कहा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अब मुझे मेरा पैसा भूल जाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये कह के वहां से निकाल दिया कि अब दूसरी बार मुझसे पूछे बगैर यहाँ पे कतई मत आना, उनको चीटरों के साथ काम करना कतई मंजूर नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, चीटिंग मैंने आपके साथ नहीं करी, चीटिंग आपने मेरे साथ करी है। और आप एक बात का याद रखिएगा कि इस बात को लेकर के मैं शांत नहीं बैठूंगा। मैं मीडिया में इसके सामने सवाल उठाऊंगा, आपके सामने मैं हाईकमांड में कंप्लेंट करूंगा, मैं कोर्ट में भी जाऊंगा। हर जगह पे मैं जाके मैं आपका ये जो आपने जो मेरे साथ ये फ्रॉड किया है उसका मैं पर्दाफाश करूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है तुमसे जो होता है वो तुम कर लेना। मैं वहां से निकल गया, मैं वापस अपने घर आ गया। 18 तारीख को ये घटना हुई। उसके बाद 3-4 दिन के बाद मैं मेरी वाइफ के साथ अपने स्कूटर पर बाहर कुछ घर के कुछ काम, कुछ घर की कुछ चीजें लेने जाना था, तो वो लेने जा रहे थे। जैसे ही हम मेरे घर से बाहर निकले, तकरीबन 1-2 किलोमीटर हम चले होंगे, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई गाड़ी जो है वो मेरा पीछा कर रही है, कोई गाड़ी मुझे फॉलो कर रही है। ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कार थी, उसके पूरे शीशे काले थे, हर एक चीज काली थी। मतलब अंदर कौन बैठा है, कितने व्यक्ति बैठे हैं, वो बाहर से पता करना नामुमकिन था। नंबर प्लेट आगे पीछे किसी भी तरफ नहीं लगी हुई थी। मैंने अपने स्कूटर के शीशे में देखा, मुझे लगा कि वो गाड़ी मुझे फॉलो कर रही है, तो मैंने अपना स्कूटर जो है वो मैंने साइड में लगा दिया, ये सोच के कि अगर वो एक्चुअल में मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो वो भी रुक जाएंगे, अदरवाइज वो निकल जाएंगे। तो मैं इस बात की संतुष्टि करके फिर मैं आगे चलूंगा। तो जैसे ही मैंने अपना स्कूटर साइड में रोक दिया, तो मेरे आगे पीछे दोनों तरफ एक एक गाड़ी आके रुक गई। यानी कि मैं भी भ्रमित हो गया था। मुझे लग रहा था कि एक गाड़ी फॉलो कर रही है, लेकिन दरअसल वो 2 गाड़ी आती। एक गाड़ी मेरे पीछे आके खड़ी होती है, एक गाड़ी मेरे आगे आके खड़ी होती है। उसमें से 3-4 व्यक्ति उतरते के साथ ही वो सीधा मेरा गिरबान पकड़ के मुझे इस तरीके से वो धमकाने लगते हैं कि जैसे वो अभी मुझे मार ही डालेंगे। वो मुझे सीधा यही शब्दों में कहते हैं कि तुम ये जो सारी चीजें कर रहे हो, ये जो बवाल तुमने मचा रखा है, वो सारी चीजें बंद कर दो, वरना अहमदाबाद से गायब हो जाओगे रातों रात। कोई तुम्हें ढूंढने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हारी हड्डी तक किसी को हाथ नहीं लगेगी।
दूसरी बात कि मेरे को मुझे धमकाने के बाद उन्होंने, उसमें से एक व्यक्ति था जिसने सीधा मेरी वाइफ की तरफ उंगली करके इशारा करके कहा कि एक बात का और याद रखना कि तुम 24 घंटा तुम्हारी बीवी के साथ नहीं घूमते हो, बाकी तुम खुद समझदार हो। मैंने कहा ठीक है, हाथ जोड़ से मैंने उनको तभी फिलहाल हाथ जोड़ के मैंने माफी मांगी कि ठीक है मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा, आप हमें जाने दीजिए। वो हमें धमकाने के बाद वहां से चले गए। मैं मेरी वाइफ को लेकर के घर आया और मुझे लगा कि अब ये जो समस्या है, अब जो ये पानी है वो सर से ऊपर जा रहा है। मैं इस बात को लेकर के मैंने पुलिस की मदद लेने की कोशिश करी, तो सीधी सी बात है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो पुलिस तो इसमें मदद करने वाली नहीं है। पुलिस के लिए तो यही है कि अगर आप सरकार में बैठे हो तो आप चोर नहीं हो, अगर आप विपक्ष में हो तो आप चोर हो। तो पुलिस का तो यही काम है, मैं इसमें पुलिस को दोष नहीं देना चाहता। मीडिया के पास में गया, चैनल का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक जानी मानी वरिष्ठ पत्रकार है गुजरात की, मैं उनके पास गया। उनके पास जाकर के मैंने ये सारी बात बताई, सारी बात मैंने उनको विस्तार से बताई। मैंने उनको प्रूफ दिखाए कि ये देखिए मेरे पास इतने इतने प्रूफ है, सीआर पाटिल जी ने मेरे साथ 80 करोड़ रुपए का घोटाला किया। अब ऊपर से मैं जब उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे मौत की धमकियां दे रहे, मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरी बीवी को बलात्कार की धमकी दे रहे हैं, तो ये चीज गलत है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। उस दिन उन्होंने जोश में आकर के मेरा जो इंटरव्यू है वो रिकॉर्ड कर लिया। मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आपका ये जो इंटरव्यू है वो हम आज रात में लाइव चला देंगे, वो आज हम हमारी चैनल पे चला देंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वो रात उन्होंने नहीं चलाया। उन्होंने मुझे ये वजह दी कि उनकी टीम जो है वो इस विषय पे कुछ रिसर्च कर रही है। जितनी जगह जितनी बार मैं सीआर पाटिल जी को मिला था तो मेरे पास हर बार का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, तो वो मैंने उनको सुनाया था। लेकिन उनका कहना ये था कि अगर कहीं से सीसीटीवी फुटेज वगैरह उनको मिल जाते तो हमारा जो केस है वो स्ट्रांग हो जाता। 1-2 दिन तक उन्होंने भी मुझे ऐसे टाइम पास करते रहे, 1-2 दिन तक उन्होंने मुझे लटका के रखा और आखिर में एक दिन उनका मुझे फोन आता है। फोन करके वो मुझे कहते हैं कि देखिए जिनेंद्र जी, आप जो बात कह रहे हो वो बात सही है, वो आपका जो मुद्दा है वो मुद्दा गलत नहीं है, आपकी जो बात है वो बात गलत नहीं है, लेकिन ये है कि अगर इस बात को हम प्रूफ नहीं कर पाए तो सीआर पाटिल जी आपके ऊपर तो केस करेंगे ही करेंगे, वो मेरे ऊपर भी डिफेमेशन का केस कर देंगे। तो उन्होंने भी मेरी जो बात है वो मीडिया में चलाने से इनकार कर दिया। अब मेरा जो ये सवाल है वो भारत की जनता से ये सवाल है कि अगर आपके साथ अन्याय होता है तो आप कहां पे आवाज उठाएंगे? ना आपकी मदद सरकार कर रही है, ना आपकी मदद प्रशासन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे इस प्रकार से भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, लोगों को वो त्रस्त किए जा रहे हैं, लोगों को चूस के, लोगों की खून पसीने की जो कमाई होती है उसको वो लोग चूसे जा रहे हैं। जब उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई खड़ा होता है तो उसको दबाया जाता है, उसको मौत की धमकी दे दी जाती है, उसके परिवार में बहू बेटियों को बलात्कार की धमकी दी जाती है। मीडिया, जिसका आप ये कहते हैं कि हमारे देश की लोकशाही का, लोकतंत्र का चौथा अविभाज्य अंग है, अगर आप भी डिफेमेशन के केस से डर के अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो इस देश की जनता आखिर न्याय मांगने के लिए जाएगी कहां? ये मेरा सवाल आप सभी से है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये वीडियो आप अपने पूरे परिवार के साथ देखें, जितना हो सके उतने लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करिए। आप इस वीडियो को इतना फैलाइए कि भारतीय जनता पार्टी की हाईकमांड इस बात के लिए मजबूर हो जाए कि उनको सीआर पाटिल के खिलाफ एक्शन लेनी पड़े। गुजरात में कुछ दिनों पहले एक किस्सा हुआ था। गुजरात में एक युवा है, मेरी तरह एक व्यक्ति है, युवराज सिंह, जिन्होंने गुजरात में जितने पेपर कांड हुए, जितने डमी कांड हुए थे, जिसमें जो विद्यार्थी थे, जो गुजरात के जो स्टूडेंट से पेपर लीक हो रहे थे, उन सबके खिलाफ आवाज उठाई उन्होंने, तो उनके खिलाफ झूठा केस बना के आज उनको जेल में बंद कर दिया। आज उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इस देश में ये क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इस तरीके से उन्होंने माहौल बना रखा है कि यहाँ पे लोकशाही नहीं, यहाँ पे सरमुख हथियारशाही चल रही है। तो अगर इस तरीके से ही चलाना है तो या तो आप सरमुख हथियारशाही आप डिक्लेयर कर दीजिए, या तो आप लोकशाही को बर्बाद करना बंद कीजिए। मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ। ये रिकॉर्डिंग आप ध्यान से सुनिए। ये रिकॉर्डिंग मेरा और सीआर पाटिल जी के बीच का है। मेरे पास इनके हजारों रिकॉर्डिंग है, मेरे पास इनके इतने प्रूफ है कि इनसे क्लियरली प्रूफ होता है कि उन्होंने मेरे साथ घोटाला किया है, लेकिन सारे प्रूफ यहाँ पे वीडियो में दिखाना संभव नहीं है। एक छोटा सा रिकॉर्डिंग मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ।
देखिए, ये एक छोटा सा रिकॉर्डिंग, इससे क्लियरली ये साबित होता है कि सीआर पाटिल जी वो मुझे, ऐसा तो है ही नहीं कि मुझे जानते नहीं है। मैंने जो बात करी कि जिस पत्रकार के पास मैं गया था, जिस वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने डिफेमेशन के केस की धमकी की वजह से, डिफेमेशन के डर की वजह से मेरे साथ जो ये अन्याय हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाने से उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए। उस पत्रकार ने जब सीआर पाटिल जी को फोन करके इस विषय पे पूछा कि आपके ऊपर कोई ये व्यक्ति है जो आपके ऊपर कुछ इस प्रकार से आरोप लगा रहा है, वो उस व्यक्ति आपके खिलाफ, उसके पास कुछ सबूत है जो हमें दिखा रहा है, तो आपका क्या कहना है? तो सीआर पाटिल जी ने सरासर मना कर दिया कि मैं इस व्यक्ति को जानता तक नहीं, और मैं इस व्यक्ति के बारे में, या तो इस ये जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप के बारे में मैं ऑन कैमरा कुछ नहीं कहना चाहता। तो मैं सीआर पाटिल जी आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर आप मुझे जानते नहीं तो आपने मुझे फोन क्यों किए? आप अगर मुझे जानते नहीं तो हमारे बीच ये जो फोन पर बातचीत हुई है वो बातचीत क्या आपने नहीं करी? दूसरी बात, अगर आप इतने सच्चे हैं, अगर आप मुझे जानते ही नहीं है, अगर ये जो सारी बात मैं कर रहा हूं वो अगर झूठी बात है, तो आप ऑन कैमरा आके क्यों ये सारी चीजें नहीं कहते? आप आपका पक्ष ऑन कैमरा आके क्यों नहीं रखते? और अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो आप भ्रष्टाचार क्यों करते हो? अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो आप आज मुझे दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं आप सभी लोग जो ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं कि इस वीडियो को इतना हो सके उतना शेयर करिए, जिससे पुलिस और प्रशासन मजबूर हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही सख्त से सख्त हो, और भारत की जो जनता है उसके साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय ना हो। नमस्कार, जय हिंद।